चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर ये था हमारा पहला टॉपिक, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की भी डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चों को याद होगी। The process of fusion of male and female gamete is called fertilization। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत पहले की डेफिनेशन है और हमें याद भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो आप डेफिनेशन आप लिख लेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको और भी हम लोग क्या कहते हैं? सिनगेमी। ठीक है, तो सिनगेमी भी बोला जाता है, सिनगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है इट रिजल्ट्स, मतलब इसमें क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इट इज ऑल्सो नोन एज सिनगेमी। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बस कहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है? इसकी साइट के बेसिस पर दो तरीके का फर्टिलाइजेशन होगा, एक होगा एक्सटर्नल और दूसरा होगा इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहाँ पर इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आउटसाइड द बॉडी, और यहाँ पर होगा इनसाइड द बॉडी ऑफ, किसमें? फीमेल में। मोस्टली फीमेल बॉडी के अंदर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल बॉडी के अंदर नहीं होता। ठीक है, चलिए आउटसाइड द बॉडी, इट मोस्टली टेक्स प्लेस इन वाटर। टेक्स प्लेस इन वाटर। याद रखना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर तो होगा ही, लेकिन बॉडी के बाहर में भी कहाँ होगा? तो मोस्टली वाटर में होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा, और मोस्टली कहाँ पर होगा? मोस्टली क्या? हाँ, मोस्टली जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर में होता है। मेल बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फीमेल बॉडी के अंदर में होगा। और एग्जाम्पल की बात कर लें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले में, तो कौन कौन से आएंगे? जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बहुत सारे ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, फ्रॉग्स। समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है आपको? तो तीन ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड फ्रॉग। ठीक है, और ये तीनों आप एग्जाम्पल याद रख लेना। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर में तो बहुत सारे हो जाएंगे, फंगस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, मैमल्स एटसेट्रा। सिंपल सी बात है, आपको एक ट्रिक नहीं, आप एक तुक्का लगा सकते हैं दिमाग से लगा के कि ये चूँकि वाटर में होता है, ठीक है ना, तो जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए मिटा दिया जाए। फर्टिलाइजेशन खत्म। 3 पार्ट में हमने डिवाइड करा था। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन अपना खत्म, फर्टिलाइजेशन भी अपना खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर में कितने टॉपिक्स थे? 2 टॉपिक थे, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो अब आ जाता है अपना तीसरा, क्या होगा? तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहला इवेंट होता है जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी बात है, जाइगोट फॉर्मेशन हम लोग किसको कहेंगे? यहाँ पर एनसीईआरटी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन
ठीक है, वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। जाइगोट ही वो एक वाइटल लिंक है, एक इम्पॉर्टेंट लिंक है जो कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करके रखने का काम करता है। मतलब लाइफ की पहली स्टेज कौन सी होती है? जाइगोट। हमारी जो लाइफ है उसकी पहली स्टेज कौन सी होती है? पहला सेल कौन सा होता है हमारी लाइफ का? जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट इज़ द वाइटल लिंक। आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर में ये लाइन लिखी हुई है, आप स्टार मार्क करके आप अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने का कोई मतलब है नहीं, सिंपल सी लाइन है एक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। देखिए आपको ये पॉइंट जो है वो देखने मिलेगा पेज नंबर 15 पे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लिखा हुआ है और उसमें है जाइगोट। ठीक है, और इसके अंदर पेज नंबर 15 में जो टॉपिक है 1.2.3.1 दी जाइगोट, इस टॉपिक के अंदर में जो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है जिसमें सिर्फ 3-4 लाइन है, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। ऑर्गेनिज्म के एक जनरेशन और उसके नेक्स्ट जनरेशन के बीच जो एक मेन लिंक होता है वो कौन सा होता है? जाइगोट होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नेचर के अंदर में एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है। नेचर के अंदर में जितने मेल गैमेट बनते हैं उनका नंबर फीमेल गैमेट से ज़्यादा होता है। रीज़न, चूँकि फीमेल गैमेट एक ही जगह पे पड़ी हुई रहती है, मेल गैमेट को ट्रैवल करके जाना होता है। तो मेल गैमेट जब ट्रैवल करके जाता है फीमेल गैमेट तक, तो उस दौरान बहुत सारे मेल गैमेट लॉस्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, खो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो यही रीज़न होता है कि कोई सी भी स्पीसीज़ अब का जो मेल मेंबर होता है वो ज़्यादा नंबर ऑफ गैमेट्स बनाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट से हमेशा ही मेल गैमेट का नंबर जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जाइगोट जो है उसके अंदर में किस टाइप का डिवीज़न होगा। ठीक है, बढ़िया है। जाइगोट फॉर्मेशन के अंदर में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म की। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, आप ज़रा सोच के बताना पहले, ठीक है, कि जाइगोट में किस टाइप का सेल डिवीज़न होता है। ह्यूमन में जाइगोट में किस टाइप का सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस या माइटोसिस? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी बताने से पहले, वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप बताने से पहले ईमानदारी से मियोसिस है या माइटोसिस है क्या है वो आप पहले यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद अब हम आगे डिस्कस करते हैं, आपको जो भी लगता है अपने मन से आप लिखेंगे। चलिए, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, कि जाइगोट फॉर्मेशन जो हो रहा है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन तो हो ही गया। मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जाइगोट के अंदर में डिवीजन किस टाइप का होगा? तो जाइगोट के अंदर में जो डिवीजन होता है वो इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो, हम यहाँ पर प्लांट की अगर बात कर लें, प्लांट और एनिमल, हम सभी को एक साथ अब कंबाइंड लेकर चल रहे हैं कि प्लांट में और एनिमल में किस तरीके से डिवीज़न हो रहा है। तो यहाँ पर जो लाइफ साइकिल है वो टोटल 4 तरह की निकल कर सामने आती है। मेनली 2 टाइप का हम लोग कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और 2 और टाइप की लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या डिफरेंस है और क्या कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर में? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक फिर हम अभी थोड़ी देर में अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। चलिए, तो पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाम से पता चल रहा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब मेन इंडिविजुअल जो है वो कैसा होगा? हैप्लॉइड। इंडिविजुअल कैसा है? हैप्लॉइड है। जाइगोट हमेशा कैसा होता है? याद रखना, डिप्लॉइड। जाइगोट जब भी होगा, हमें नहीं मतलब है कि वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो जैसे आपको याद रखा आपने कि गैमेट हमेशा ही कैसे होते हैं?
हैप्लॉइड होते हैं। वैसे ही एक और बात मन में गांठ बांध लीजिए कि जो जाइगोट होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप एकदम मन में बिल्कुल तैयार रखना कि जाइगोट हमेशा जब भी होगा दुनिया में, कभी भी कोई भी कुछ भी पूछे, हमें बस बताना है कि जाइगोट भैया डिप्लॉइड होता है। गैमेट अगर कोई पूछे गैमेट कैसा होता है, तो गैमेट आंख बंद करके बताना है। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करिए कि बताइए ब्रायोफाइटा के अंदर में या फर्न के अंदर में जो गैमेट होता है वो किस टाइप का होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। आगे का क्वेश्चन सुनना ही नहीं है। गैमेट पूछा ना हैप्लॉइड होएगा, जाइगोट पूछा ना डिप्लॉइड होएगा। बात आई समझ में? तो हमें नहीं मतलब है कि वो आप कौन से ऑर्गेनिज्म का पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हमें नहीं उससे लेना देना। हमें आगे का क्वेश्चन सुनना ही नहीं है। हमें बस ये करना है कि ठीक है जाइगोट है डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड गैमेट है हैप्लॉइड होगा, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर में। तो हम बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसके अंदर मेन इंडिविजुअल कैसा है, हैप्लॉइड है, नाम से पता चला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये जी रहा है, मतलब इसकी मेन प्लांट बॉडी या मेन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेन बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है। और जाइगोट हमेशा तो डिप्लॉइड ही होता है, ये हम अभी लिख चुके हैं। तो जाइगोट के अंदर में किस टाइप का डिवीजन होगा हम ये बात कर रहे हैं। तो जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाने वाला है, जाइगोट क्यों बन रहा है, ताकि जाइगोट जो बना है वो डिवाइड करके इंडिविजुअल में ही तो कन्वर्ट होगा। और इंडिविजुअल किस टाइप का बनाने वाला है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का अगर जाइगोट होगा तो वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनाएगा, अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का जाइगोट होगा तो वो डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनाएगा, ठीक है। तो जाइगोट जो है, और जाइगोट हमेशा ही डिप्लॉइड है, जाइगोट के बारे में प्लॉइडी लेवल बिल्कुल फिक्स है, लेकिन इंडिविजुअल की प्लॉइडी लेवल फिक्स नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में इंडिविजुअल हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है। तो जाइगोट में कौन सा ऐसा सेल डिवीजन हम करेंगे कि ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाए, मियोसिस। तो जाइगोट में होता है मियोसिस, मियोसिस करके ये बनाते हैं स्पोर्स। जाइगोट में मियोसिस हुआ ना, तो मियोसिस होगा तो छोटे छोटे सेल बनेंगे, वो सभी के सभी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इन हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो हैं वो डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंडिविजुअल में। तो स्पोर्स जो हैं वही फिर अब डिवाइड करेंगे, डेवलप हो जाएंगे और डेवलप होकर हैप्लॉइड इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सोच के बताना, जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये जब डिवाइड करके इंडिविजुअल में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर किस टाइप का सेल डिवीजन करेंगे, मियोसिस या माइटोसिस। अगर आपको पता हो तो आप लिख लीजिएगा, आई थिंक पता तो होगा ही सभी को। अब बात कर रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर में। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है उसमें मतलब मेन इंडिविजुअल कैसा है, डिप्लॉइड है। जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट तो डिप्लॉइड ही होता है। तो जाइगोट के अंदर में किस टाइप का सेल डिवीजन होगा कि ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा। तो जाइगोट भाई साहब डिप्लॉइड है, और इंडिविजुअल भी जो बनाना है उसको वो भी कैसा बनाना है, डिप्लॉइड ही बनाना है। मतलब जाइगोट में हम लोग सिंपली क्या करवा देंगे, माइटोसिस। और माइटोसिस जब करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। सिंपल, एम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। और एम्ब्रियो फिर वापस से कन्वर्ट होके मतलब डेवलप होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिप्लॉइड इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जाइगोट की जब बात कर रहे हैं कि जाइगोट में किस टाइप का डिवीजन होता है, मियोसिस होता है कि माइटोसिस होता है, तो हमको ये क्वेश्चन पूछना होगा कि भाई साहब आप ये बताइए पहले कि जो जाइगोट है वो कौन सी जेनरेशन का है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म का है, मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीने वाले ऑर्गेनिज्म का है कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का है। अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का होगा तो जाइगोट के अंदर में मियोसिस होगा, अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का होगा तो जाइगोट में माइटोसिस होगा। आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को जितने ही अच्छे तरीके से समझते चलेंगे आगे आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। कितना रटोगे, बायो के अंदर में पूरा का पूरा ही रटना है, 16 चैप्टर है। और रटने के लिए जब भी बारी आएगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि हाँ ये चैप्टर बेटा रटने वाला है, आप रट जाओ, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, यकीन मानिए, ठीक है। लास्ट के अभी आपकी इकोलॉजी के चारों चैप्टर पूरी तरीके से रट्टा मारने वाला है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर में। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, बहुत सारा रटना है उसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत सारा रटना है उसके अंदर में। तो आप रटने की कोशिश ना करें प्लीज़, ठीक है। आप समझिए, और अगर आप ये चैप्टर समझ गए, रिप्रोडक्शन आसानी समझ गए, मियोसिस माइटोसिस का कॉन्सेप्ट समझ गए, जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं
बहुत सारे बच्चों के पास मेरा नंबर है, या कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैंने आपसे कई बार बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दिया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका रिप्लाई जितनी जल्दी कर सकूं, और अगर नहीं भी होता है तो मैंने बताया है कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो संडे को एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख देंगे, जहाँ पर सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो आप बिल्कुल भी इसमें संकोच मत कीजिए। 12th अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास। आप याद अभी समझ सकते हैं, अभी आप चैप्टर को अपने ग्रिप में ले सकते हैं। एक बार जब ये छूट जाएगा फिर आपके पकड़ में नहीं आने वाला है, यकीन मानो नहीं पकड़ में आने वाला है। चाहे कि आपकी गर्मी की छुट्टी हो जाए, दशहरा की दिवाली की छुट्टी हो जाए, पढ़ाई नहीं होगी। चैप्टर अभी एक चैप्टर जहाँ पे ख़त्म हुआ, आपके हाथ से चैप्टर छूटना शुरू हो जाएगा। आपने जिन्होंने अभी नोट्स बनाना शुरू नहीं किया होगा, लिख के ले लो मेरी तरफ से, आपका नोट्स कभी पूरे साल में कंप्लीट नहीं होगा। और अगर नहीं हुआ तो उसका परिणाम आप भुगतिएगा। आपके जो भी बड़े भैया होंगे, दीदी होंगी, जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, जो अभी हाल फिलहाल में करंट में उन्होंने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। आप उनसे लगातार आप कांटेक्ट में रहें और उनसे बात करें। देखें, आपको वो खुद ही टिप्स देंगे कि नहीं शॉर्ट नोट्स बनाने का कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, उसके ऊपर में भी जल्द ही एक वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो इस वीक के अंदर में भी शायद वो वीडियो आ जाए, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा फ़िलहाल। लेकिन आप कोशिश रखिए कि आप साथ साथ इस चैप्टर को याद करते चलें। याद इन द सेंस कि आप इसको समझते चलें अच्छे से। वीडियो को बार बार देखिए, आप इसको 4 बार क्वेश्चन पूछिए। नहीं समझ में आता है आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, समझिए। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो बेसिक है। ये आपको वैसे तो अगर समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 11th का पोर्शन है, सीधी सी बात है। यहाँ पर 12th में ये बच्चों की तरफ पढ़ाना, मेरा ये लेक्चर, चूँकि ये ऑनलाइन चल रहा है, बहुत सारे तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, तो इस वजह से ये इतना डिटेल में बताना भी पड़ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है बायोलॉजी की, और आपको 11th में ही ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पेज एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 3 आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 सेल चैप्टर और सेल डिवीज़न के बारे सेल डिवीज़न चैप्टर के अंदर में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, उसकी बेसिक बहुत सारी जानकारी जो है वो आपके पास दे दी गई है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, 11th लाइटली लेते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कम से कम, ठीक है। और 11th में चलो पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग की बात है, लेकिन आप ये कीजिए कि ये जो चीज़ें चल रही हैं आप इसको ध्यान से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। बहुत यहाँ पर ये टफ चीज़ नहीं है। अगर आपने 11th पढ़ा होता तब तो, अगर पढ़ाई करी होगी तब तो ये आपको वैसे भी आसान लग रहा होगा। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है और आप अभी भी सोच रहे हैं कि इसको रट्टा मार के निकाल दें, भुगतोगे, याद रखना, सीधी सी बात है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, यानी कि ये चीज़ें आपको बोरिंग भी लग सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये चैप्टर फर्स्ट है ही इतना बोरिंग है थोड़ा, मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें चल रही होती हैं, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बायोलॉजी एकदम बेस लेवल पर, लेवल 1 पर है अभी। आपकी जब जेनेटिक्स शुरू होगा ना, तब आपको समझ में आएंगी बातें कि ये जो चैप्टर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, सेल डिवीज़न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, मियोसिस माइटोसिस क्या होता है, ये लाइफ साइकिल क्या होता है। आपको गैमेट फॉर्मेशन करना होगा। आप जेनेटिक्स में बहुत पीछे रह जाएंगे, और जेनेटिक्स का वेटेज आपको पता है, मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर में कि कितना ज़्यादा वेटेज रखता है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो जेनेटिक्स का है। तो आप इसके साथ खिलवाड़ ना करें, मजाक ना करें, इस चीज़ को सीरियसली लें। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मतलब मेन इंडिविजुअल जो है वो हैप्लॉइड है। जाइगोट चूंकि हमेशा ही क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, तो जाइगोट के अंदर में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस करके ये इंडिविजुअल में, हैप्लॉइड इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी तो जाइगोट हमेशा चूंकि डिप्लॉइड होता है, इंडिविजुअल डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में इंडिविजुअल डिप्लॉइड होता है, और जाइगोट के अंदर में माइटोसिस होगा, सीधा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये डेवलप होकर डिप्लॉइड इंडिविजुअल के अंदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपने एनसीईआरटी में क्लास 11th में पढ़ा होगा। ये चीज़ को अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, रीज़न कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अगर आपने 11th पढ़ा है, चलिए एक ऐसा काम कर देते हैं, आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो खैर मैं पढ़ाऊँगा ही, लेकिन वो पढ़ाऊँगा आपको चैप्टर 2 स्टार्ट होने के पहले। यहाँ पर उसका एज सच कोई बहुत बड़ा यूज़ है नहीं, ठीक है। और ये जो पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, आप क्लास 11th की तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो के अंदर में या फिर इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, जैसा भी होगा, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
और इसके बाद आपके पास आप क्या करेंगे कि आप 11th क्लास की बुक उठाएंगे या 11th क्लास का नोट्स होगा आपके पास, जो कुछ भी होगा आप वहाँ पर वो उठाएंगे और वहाँ पर आप ढूंढेंगे कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, ये आप एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है, उसके बेसिक को समझेंगे। आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर 3 में बिल्कुल लास्ट पेज, एनसीईआरटी में चैप्टर 3 का जो लास्ट पेज है वहाँ पर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करके एक टॉपिक मिलेगा, जहाँ पर आपको 3 टॉपिक समझाए हुए हैं। उसके अंदर में सब टॉपिक्स हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वहाँ पर डिप्लोहैप्लॉन्टिक नहीं है, 4 तरह की लाइफ साइकिल होती है, ध्यान रखिएगा। 2 तो हमने अभी यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया, एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरा होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा 11th के। चौथा होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हाँ। तो लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा कि 11th क्लास के एनसीईआरटी में जाकर आप ये 1st, 2nd और 3rd ये आप कंप्लीट एक बार पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट बिना मन के ही पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से ये इन सभी चीज़ों को, ये जितने भी लाइफ साइकिल उसको मैं डिस्कस करूँगा ही सही, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा, आपको आगे अफसोस नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है, तो अच्छा लगेगा, मज़ा आने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पर ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहला था अपना जाइगोट फॉर्मेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर में हमने बात करी थी कि 2 टॉपिक है, एक है जाइगोट फॉर्मेशन और दूसरा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियो फॉर्मेशन, या उसी को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो तीसरे के अंदर में ये 3rd पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसका आता है 2nd पार्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम से पता चलता है एम्ब्रियो जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। सिंपल है डेफिनेशन, आप साथ साथ चाहें तो लिखते चलते हैं, लिख सकते हैं डेफिनेशन, हालांकि ये कोई बहुत ही बड़ी सी बात है नहीं, आप खुद से भी आप लिख लेंगे, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी लें। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। और किस चीज़ से बनता है ये, जाइगोट से। जाइगोट जो होगा वो डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर में कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 इवेंट होता है। पहला सेल डिवीजन और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। 2 इवेंट्स होते हैं, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन किस टाइप का होगा एम्ब्रियो के अंदर में, सेल डिवीजन किस टाइप का होगा। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो सेल डिवीजन किस टाइप का होगा जाइगोट में, माइटोसिस। ह्यूमन की अगर बात करें तो वैसे आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर में बता रखा है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर में एम्ब्रियो का जो जाइगोट होगा वो मियोसिस करेगा और तब जाकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन एम्ब्रियो के अंदर में अगर हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की, तो एम्ब्रियो के अंदर में हमेशा ही सेल डिवीजन किस टाइप का होगा, माइटोसिस टाइप का। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उसको सेल डिफरेंशिएशन बोला जाता है। मतलब कि जैसे एम्ब्रियो था, आपने पढ़ा होगा अगेन 11th क्लास के अंदर में कि एक जाइगोट था, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ और एम्ब्रियो जो होगा फिर वापस से उसके अंदर में जर्म लेयर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है कि जर्म लेयर बनता है। सबसे बाहर में एक सेल की लेयर बन जाती है, जिस मतलब सेल जब बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारे के सारे सेल्स जो हैं वो 3 लेयर में बढ़ जाते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, उसके बाद वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो सेल की लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। तो ये सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब सेल जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल को काम बांटा जा रहा है, सेल की फंक्शनिंग फिक्स करी जा रही है कि हाँ अब ये जो तुम एक सेल हो, ये तुम अब एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने वाले हो, तुम अब ये जो सेल्स का ग्रुप है वो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएगा, ये जो सेल्स का ग्रुप है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा, इस तरीके से। तो उसको हम लोग कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। और सेल डिवीजन यहाँ पर किस टाइप का होगा, माइटोसिस टाइप का। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर में यही 2 मेन टर्म आ जाते हैं, ठीक है। आप ये लिख लेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके अंदर में पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे इट इंक्लूड्स व्हाट, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। चलिए लिख चुके होंगे आप, आगे बढ़ते हैं।
ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स की अगर हम जो बात कर रहे हैं, एनिमल जो होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर में ही ये चल रहा है अभी भी। एम्ब्रियो जो एनिमल होगा वो दो तरीके का हो सकता है, ओविपेरस एंड विविपेरस। बताया ना आपको कि ये जो चैप्टर है ना वो काफ़ी बेसिक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप पढ़ चुके हैं, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ओविपेरस विविपेरस भी आपको पता है। ओविपेरस यानी कि क्या था ये, ओविपेरस, ओविपेरस कहने का मतलब क्या, ओविपेरस का मतलब एग लेइंग एनिमल्स। एनिमल जो होंगे वो एग ले करेंगे, और यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे, यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड। तो विविपेरस ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जो कि यंग वन को डायरेक्टली जन्म देते हैं, और ओविपेरस बोला जाता है जहाँ पर एग ले करते हैं, ठीक है, एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं। अब जो एग लेइंग एनिमल्स हैं उनकी अगर हम लोग बात कर लें तो जो एग होगा वो कैसा होता है, एग्स हैव हार्ड कैल्केरियस शेल, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट यहाँ पर होगा आउटसाइड द बॉडी। क्यों? क्योंकि एग जो ले करेंगे वो तो बॉडी के बाहर ही करेंगे, और उसी के अंदर में जाइगोट होगा, तो जाइगोट का डेवलपमेंट या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, आउटसाइड द बॉडी। जबकि विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं कि डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है, चाहे कि जाइगोट का हो चाहे कि एम्ब्रियो का, वो कहाँ पर होगा, इनसाइड द बॉडी। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या जाइगोट कहाँ पर होगा, इनसाइड दी बॉडी, ये बॉडी के अंदर में इनका डेवलपमेंट जो है वो होता है। ओविपेरस की अगर हम लोग बात कर लें तो रेप्टाइल्स, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं, आप नीचे में लिख लेंगे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, है ना। और विविपेरस के अंदर में आ जाते हैं कौन, मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं। मैमल्स कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म आता है डक बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है, ऑर्निथोरिंकस जिसको हम लोग कहते हैं, वो ओविपेरस होता है, ठीक है। तो वो ओविपेरस है, उसको छोड़ के जितने भी मैमल्स होते हैं वो सब विविपेरस होंगे, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। तो ये अंडे देने वाले होते हैं और ये डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली बच्चे देते हैं, ये होते हैं मैमल्स। चलिए, उसके बाद एक ये आप लिख चुके होंगे, इसके बाद एक टर्म आता है ओवोविविपेरस, हो गया ये। चलिए आगे बात कर रहे हैं ओवोविविपेरस की, कि ओवोविविपेरस एनिमल्स कैसे होंगे। नाम से पता चल रहा है ओविपेरस भी हैं और विविपेरस भी हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो फीमेल्स हैं वो डायरेक्टली यंग वन को भी प्रोड्यूस नहीं करेंगी, मतलब वो डायरेक्टली बच्चे भी नहीं देती हैं और एग भी ले नहीं करती हैं। होता ये है कि एग का फॉर्मेशन होता है लेकिन वो उनकी बॉडी में ही रह जाता है, ठीक है। वो एग्स को क्या करती हैं, अपनी बॉडी में रिटेन कर लेती हैं, और एग जो होगा वो उनकी बॉडी में ही रहेगा। उसके बाद वो वहीं पे हैच होता है,
अंडा जो होता है वो वहीं पे फूट जाता है बॉडी के अंदर में ही, और उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो है तो वो एग के अंदर में ही, ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर ही है। तो बाहर से देखने में बाहर से देखने में वो विविपेरस की तरह ही नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होते हैं, ओवो विविपेरस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फीमेल्स रिटेन देयर एग यहाँ पर एग टर्म से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी आपको थोड़ी देर आपको पहले बताया कि एग टर्म जो है वो हम लोग फीमेल गैमेट के लिए भी यूज़ करते हैं। ये वो गैमेट वाला एग नहीं है, ठीक है। तो गैमेट को वैसे एग कहते हैं। ये कैसे हैं, ये जब भी एग की बात हो रही है तो ये फर्टिलाइज्ड एग हैं। गैमेट जो है वो अनफर्टिलाइज्ड है। गैमेट तभी बोल रहे हैं, और एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो उसको हम लोग फिर क्या बोल रहे हैं, एग। ये कैसा एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। फीमेल्स रिटेन देयर एग इनसाइड the body after internal fertilization until they are ready to hatch, ठीक है। Until they are ready to hatch, जब वो क्या करेंगे कि फीमेल्स जो हैं वो अपने एग को रिटेन कर लेती हैं इनसाइड द बॉडी आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। किस चीज़ के बाद, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा उनमें, और उसके बाद जो एग का फॉर्मेशन होगा उस एग को वो बॉडी के अंदर में ही रिटेन कर लेती हैं अंटिल दे आर रेडी टू हैच। और जब वो हैचिंग की बारी आती है तो उस वक्त पे वो क्या करती हैं कि या तो हैचिंग कर देते हैं, बॉडी के अंदर में ही हैचिंग हो जाती है, या फिर वो एग को जस्ट बाहर निकलती हैं और बाहर निकलते ही वो हैच हो जाता है और उसके बाद ऑर्गेनिज्म बाहर निकल जाता है। तो वहाँ पर हैचिंग प्रोसेस जो है वो बॉडी के अंदर मतलब सॉरी जो एग होगा वो उसको बॉडी के अंदर में ही रिटेन कर लेता है और वहीं पे उसका डेवलपमेंट पूरा का पूरा होता रहता है। जब हैचिंग की बारी आती है, जब अंडे के फूटने की बारी आती है तो ही वो क्या करती हैं कि अपने एग्स को बॉडी के बाहर रिलीज़ करती हैं, और रिलीज़ करने के बाद उसको वो जो है वो हैच हो जाता है। कौन कौन से एनिमल्स के अंदर में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है हमें शार्क में, ठीक है, रेज में, एटसेट्रा। रेज भी एक तरीके की फ़िश होती है, तो शार्क है, रेज है, इन सभी फिशेस के अंदर में हमको देखने को मिलेगा। लिख चुके होंगे, बात आ गई होगी समझ में। एनसीईआरटी के अंदर में एक चीज़ आपको पॉइंट आउट करना है, देखिएगा। यहाँ पर पेज नंबर 15 जो आपको अभी मैंने बताया, पेज नंबर 15 पे कि जो जाइगोट होता है वो वाइटल लिंक होता है दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। ठीक उसके बाद वाली लाइन जो है उसके अंदर में थोड़ा करेक्शन है। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स begin life as a single cell, the zygote। ये लाइन गलत है। क्यों गलत है? लिखा हुआ है एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सही है यहाँ तक कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ, अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं एज अ सिंगल सेल, अपने सिंगल सेल से, द जाइगोट। सिंगल सेल कौन सा होता है? जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है, लेकिन बीच में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये लाइन जो है, ये जो लाइन लिखी हुई है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एनिमल्स के अंदर में, या हम कहें कि जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर में जाइगोट जो है वो सिंगल सेल्ड होता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो एक सेल होगा, मतलब मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, दोनों का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होकर एक जाइगोट बन गया। अब वो जो जाइगोट है अब वो सिंगल सेल है, उसके अंदर में डिवीजन होगा और फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। बहुत सही बात है, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर गलत है। तो ह्यूमन बींग के अंदर में ऐसा इस वजह से नहीं होता है क्योंकि जैसे हुआ क्या कि इनिशियली एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है,
जो ही जाइगोट का फॉर्मेशन होना होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होना होता है तो ठीक उसके पहले मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज़न होगा। तो जो ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होकर जब जाइगोट बनाता है, तो जाइगोट जब बनेगा तो वो क्या होगा, एक सिंगल सेल्ड स्टेज होगा। लेकिन ह्यूमन के अंदर में जो हम बात कर रहे हैं कि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ जो ही फ्यूज़ कर रहा है, तो इस फ्यूज़न के दौरान जब ये फ्यूज़ होंगे और होके जब ये जाइगोट बनेगा, जब एक सेल बनेगा और उस सेल को जब हम लोग जाइगोट टर्म देंगे, उसके पहले ही इनके जब ये मिल रहे होते हैं, उसी के पहले इसके अंदर में डिवीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। और जब डिवीज़न भी स्टार्ट हो जाता है, तो जब ये मिलकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तब तक वो सेल डिवाइड भी हो चुका होता है। और जब ये सेल डिवाइड हो चुका होता है, तो तब तक वो मतलब एक डिवीज़न हो चुका होता है और उसके बाद वो 2 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इसी वजह से ह्यूमन के अंदर में कभी भी सिंगल सेल ऑफ जाइगोट देखने को मिलता ही नहीं है, वो हमेशा ही डबल सेल स्टेज ऑफ जाइगोट होता है। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज ऑफ जाइगोट से वहाँ पर लाइफ की शुरुआत होती है। बाकी सभी एनिमल्स के अंदर में होगा, बाकी सभी एनिमल्स के अंदर में क्या होगा कि जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट हमेशा सिंगल सेल्ड होता है और सिंगल सेल स्टेज से ही शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, जबकि ह्यूमन बींग के अंदर में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंगल सेल स्टेज ऑफ जाइगोट इज नेवर फाउंड इन ह्यूमन। ठीक है, तो अब हम इसको पार्टिकुलरली गलत नहीं कह सकते हैं, हालांकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये गलत ही है, लेकिन फिर भी अभी तक इसके अंदर में कुछ भी करेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन आपको और इस तरीके से का क्वेश्चन भी आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि जाइगोट जो है ह्यूमन बींग का जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल्ड स्टेज होता है या डबल सेल्ड स्टेज होता है। इस तरीके के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, हालांकि ये सच नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि 2 सेल्ड स्टेज ऑफ जाइगोट जो है उससे शुरुआत होती है ह्यूमन बींग के अंदर में लाइफ की। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं 2 और टर्म आता है, पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी। काफ़ी सिंपल से टर्म्स हैं, आपको पहले से पता होगा। पार्थेनोस से बना है पार्थेनो, पार्थेनोस का मतलब होता है वर्जिन, और जेनेसिस मतलब कि वर्जिन यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के। तो बिना फर्टिलाइजेशन के जनरेट करना, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, क्या बोला जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और ये किसी भी एनिमल में, किसी भी प्लांट में, कहीं पे भी ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। कहाँ पर होगा, तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर ले तो ये हमको देखने को मिलता है रॉटिफर्स में। रॉटिफर्स जो होते हैं वो छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं दरअसल। ठीक है, रॉटिफर्स में हमको देखने को मिलता है पार्थेनोजेनेसिस। हनी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता होगा, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। हनी बी के अंदर में भी हमको पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है, और कुछ बर्ड्स के अंदर में देखने को मिलता है। बर्ड्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होती हैं जिनके अंदर में पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है, जैसे कि टर्की है। ठीक है, टर्की के अंदर में हमको देखने मिलेगा। और टर्की बर्ड के अंदर में क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस होगा, वहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के यंग वन का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग, डेवलपमेंट ऑफ यंग वन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिएगा यहाँ पर कि डेवलपमेंट ऑफ यंग वन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। और इसी से सिमिलर एक टर्म आता है पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कई बार कि पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, और बच्चे भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी अलग अलग किस तरीके से है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस एक जनरल सा टर्म है। ठीक है, एक वाइड टर्म है पार्थेनोजेनेसिस, जहाँ पर हम लोग सिंपल ये कह रहे हैं कि कोई सा भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट जहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना हो और डायरेक्टली यंग वन का प्रोड्यूस हो, उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। और स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट के लिए। कार्प का मतलब होता है फ्रूट। ठीक है, तो स्पेशली अगर हम फ्रूट के अंदर में हम लोग देखें तो पार्थेनोकार्पी हम लोग कहते हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग कहेंगे पार्थेनोकार्पी।
कार्पी। और इसके अंदर में अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आता है ऑरेंज, कुकुम्बर, ग्रेप्स, वाटरमेलन, बनाना, ठीक है। तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल, बनाना, ग्रेप्स, है ना, ऑरेंज, कुकुम्बर, वाटरमेलन, कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये हो जाता है पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। ये हो गया अपना चैप्टर ख़त्म। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा कि फ्रूट टर्म जो होता है वो फ्रूट जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। तो फ्रूट वर्ड जो है वो हम लोग बोलते हैं सीड प्लस पेरिकार्प को, ठीक है। ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है हालांकि, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी, आप ये पोर्शन अगर आप चाहें पहले तो आप लिख लीजिएगा, ये वाला पोर्शन एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके बाद फ्रूट किसे कहते हैं, एनसीईआरटी में भी आपको लास्ट पेज में मिल जाएगा। तो फ्रूट बोलते हैं सीड प्लस पेरिकार्प को, ठीक है। और पेरिकार्प के अंदर में 3 चीज़ें आती हैं, एक्टोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइडेड होता है, एक्टोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। और उसके साथ साथ सीड, मतलब सीड और उसके साथ चारों तरफ का जो भी पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, फ्रूट। और फ्रूट के अंदर में फ्रूट जो होता है फिर जो कि डेवलप हुआ होता है ओवरी से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं, चैप्टर यहाँ पर अपना ख़त्म हो जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करना ये है कि आप, जैसी उम्मीद है मेरी कि आप साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते चल रहे होंगे। जैसे जैसे ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है आप वीडियो देखते हुए भी, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आप वीडियो जब देखते रहें तो आपके साथ एक नोटबुक रखें, आप एक पेन रखें और साथ में आप उन चीज़ों को नोट करते चलें। एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते चलें, जितनी भी आप वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आप पढ़ते चलें और उसके साथ साथ एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करते चलें, उस चीज़ को आप नोटबुक में लिखते चलें। ये सारे काम अगर आप कर रहे होंगे बहुत अच्छी बात है। तो आपको अब क्या करना है, आप एनसीईआरटी एक बार अब पूरा पढ़ चुके होंगे, आपको अब ये काम करना है सबसे पहली बार कि एनसीईआरटी को एक बार फिर से पूरा क्विकली थॉरोली आपको एक बार रीडिंग लगानी है। एक बार और आप जब एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे, पेन हाथ में हमेशा आपके होना चाहिए, चीज़ों को आप अंडरलाइन करते चलेंगे और मेंशन करते चलेंगे। तो आपको करना ये है कि आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे कि इसकी समरी एक बार आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लेंगे। समरी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। समरी के अंदर में शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो समरी के अंदर में पहले 1-2 चीज़ें जो हैं जो आपको जो डिस्कशन के लायक हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मार्क करने लायक हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप मार्क कर लें। सबसे पहले आ जाते हैं पेज नंबर 16, जहाँ से समरी की शुरुआत होती है। और उसके अंदर में समरी में ऊपर से जो 3rd लाइन है, ठीक है, पेज नंबर 16 समरी में ऊपर से जो 3री लाइन है लिखा हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये लाइन यहाँ पर सही है, लेकिन जिन किसी लोगों के पास अगर पुरानी एनसीईआरटी होगी तो आप वहाँ पर ध्यान देना कि पहले वाले में लिखा हुआ था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो जो मैंने पहले भी करेक्शन करा दिया है एनसीईआरटी बुक के अंदर में भी, मतलब जहाँ कहीं पे भी करेक्शन था वो नई एनसीईआरटी में सुधार दिया गया है, यहाँ पर भी सुधार दिया गया है। तो जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो वहाँ पर सुधार चुके होंगे, तो यहाँ पर भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। साथ ही समरी के ही पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में जो सबसे लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, समरी के फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस जो है उसमें लिखा है बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन आर द कॉमन एसेक्सुअल मेथड्स सीन इन लोअर एनिमल्स। वहाँ पर लोअर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। पहले लिखा हुआ था बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन आर द कॉमन एसेक्सुअल मेथड्स सीन इन एनिमल्स। तो सिर्फ एनिमल्स में नहीं, सारे एनिमल्स में तो बडिंग और जेम्यूल फॉर्मेशन तो होता नहीं है, तो लोअर एनिमल्स में होता है, तो लोअर वहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो आप वो भी चीज़ मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 17 पे, समरी में ही पेज नंबर 17 पे अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, एक बीच में एक लाइन लिखी हुई है, एक पैराग्राफ ही है, 2 लाइन ही है
गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड यूजुअली अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, आपको बताया कि गैमेट्स जब भी होंगे वो हैप्लॉइड होंगे एंड यूजुअली अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन, और मियोसिस से ही बनते हैं। ठीक है, तो गैमेट्स हैप्लॉइड हैं और मियोसिस से बन रहे हैं। तो मियोसिस से होकर अगर हैप्लॉइड गैमेट बन रहे हैं तो यानी कि जिसमें मियोसिस हो रहा है वो कैसा हुआ होगा, डिप्लॉइड रहा होगा, एक्सेप्ट इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो उसके अंदर मियोसिस करना पॉसिबल है नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स वेयर गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाई माइटोसिस। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोसिस होगा और माइटोसिस से यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर समरी की ही बिल्कुल जो लास्ट लाइन है, समरी में जो बिल्कुल लास्ट सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनसाइड द मैच्योर सीड इज द प्रोजेनाइटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन द एम्ब्रियो। यानी कि मैच्योर सीड के अंदर प्रोजेनाइटर प्रेजेंट होता है, प्रोजेनाइटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन का प्रोजेनाइटर मतलब एक प्रिमिटिव फॉर्म। ठीक है, मैच्योर सीड में होगा। तो जो सीड होता है, सीड के अंदर में एक ऐसी चीज़ होती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन का प्री फॉर्म होता है, नेक्स्ट जनरेशन को बनाने वाला होता है। वो कौन होता है, एम्ब्रियो। क्योंकि जब हम सीड को प्लांट करते हैं तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होता है, एम्ब्रियो से डेवलप होता है नया प्लांट। तो नया प्लांट जो बनेगा वो कैसा होगा, नेक्स्ट जनरेशन का होगा, और वो किस में प्रेजेंट होता है, मैच्योर सीड के अंदर में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ईजी हैं, आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप एक बार ज़रूर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में हालांकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपसे बन जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर वाला जो भी पार्ट है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, आपको पता होगा। कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम योर नेबरहुड एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट देयर कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स। तो 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, मस्टर्ड, पोटैटो, रोज़, मैंगो और अनियन, ये 5 एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मस्टर्ड, पोटैटो, रोज़, एप्पल एंड अनियन, और इसके साइंटिफिक नेम भी। तो साइंटिफिक नेम आप खुद से ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो के अंदर में अगली बार में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर्स ऑफ एनी कुकुरबिट प्लांट। एनी कुकुरबिट प्लांट मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। और उसमें आपको बताना है स्टैमिनेट फ्लावर कौन सा है और पिस्टिलेट फ्लावर कौन सा है। स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर क्या होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, आप देख लेंगे। डू यू नो एनी अदर प्लांट दैट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कुछ और भी प्लांट के नाम क्या आप जानते हैं जिसके अंदर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो 3 ऐसे नाम है, कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं लगता कि कुछ डिस्कस करने लायक है, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, वही अगेन जो मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको समरी पढ़ लेना है, समरी पढ़ने के बाद आपको नोट्स बना ही रहे होंगे, आप पढ़ लिए होंगे, और उसके बाद इतना कुछ करने के बाद आप एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेंगे, सारे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन कर लेंगे। और इतना कुछ करने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के पास अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं होता है, मैंने पहले भी जैसे बताया है कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक आप क्वेश्चन आप अपने पुट कर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर में, और मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं जल्दी से जल्दी उसके रिप्लाई दे सकूं, और अगर नहीं भी होता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया था। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछते रहें, और उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। चलिए, इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक यू।